हाँ जी। यस। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ब्रांच अकाउंट में सेकंड टॉपिक डेटर्स मेथड जो हमारा है ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो उसमें सेकंड पॉइंट है कि जब मुख्य कार्यालय से कोस्ट प्राइस पर माल प्राप्त करने और नगद तथा उधार बिक्री करने वाली शाखाएं। मतलब कहने का क्या है, जब ब्रांचेस हेड ऑफिस से कोस्ट प्राइस पर माल प्राप्त करती हैं, उनको जो प्राइस रिसीव को सॉरी माल प्राप्त होता है वो कोस्ट प्राइस पर होता है, और नगद तथा उधार बिक्री करने वाली शाखाएं। और वो शाखाएं हैं जो माल को उधार भी बेच सकती हैं और नगद में भी बेच सकती हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें हमारे पास क्या रहेगा कि हेड ऑफिस की बुक्स में वही एंट्री की जाएंगी जो कैश सेल करने के संबंध में हमने की थी। मतलब कहने का क्या है, इससे पहले वाला मेथड जो था वहां पे हमने क्या किया था कि जब ब्रांच कोस्ट प्राइस पे माल प्राप्त करती हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ कैश में सेल करती हैं, तो हमने जो एंट्री वहां की थी वही सेम एंट्री यहाँ पर भी की जाएंगी, चाहे वो नगद बेचें या चाहे वो उधार में बेचें। ठीक है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि परंतु उधार विक्रय के लिए निम्नलिखित 3 मदों की प्रविष्टियां और बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उधार में माल बेच रहे हैं, तो 3 एंट्री और बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स, मीन्स हमारे पास स्टार्टिंग में कितने डेटर जो हमने पिछले साल उधार बेची थी उसका इस साल कितना डेटर्स पेंडिंग है, इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। दूसरा क्या होगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से हमें इस साल कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स क्या है। ठीक है। तो इसके लिए इन तीनों जो आइटम्स हैं इनके लिए हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री की जाएंगी? सबसे पहला वही ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है, तो कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस असेट्स है ये हमारी। ठीक है। तो असेट्स के डेबिट, मतलब असेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स कहाँ जाएगा? ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है। अब दूसरा, डेटर से हमें अमाउंट रिसीव्ड होगी। ठीक है। तो डेटर से रिसीव्ड होगी तो क्रेडिट साइड में जाएगा ब्रांच अकाउंट के कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है। फिर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वही सेम ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए अब क्या होगा, पोस्टिंग जब हम करेंगे तो इन तीनों को इस टाइप से हम दिखाएंगे बैलेंस शीट ब्रांच अकाउंट में, जैसे दिखा रखा है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या क्या रहेगा? कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स अकाउंट। ठीक है, मीन्स कैश अकाउंट कहाँ किस चीज का? ये कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो 3 आइटम्स हैं इनका इफेक्ट क्या रहेगा। तो इनका इफेक्ट बेटा जी क्या रहेगा कि जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स से रिलेटेड जो कुछ और आइटम्स होते हैं, जैसे कि या और एंट्रीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिएगा हमने उधार सेल किया, ठीक है, उनमें से कुछ पैसे डूब भी सकते हैं हमारे, या हमने किसी को छूट भी दे रखी होती है, या फिर कुछ सेल किया हुआ माल हमारा वापस भी आ सकता है। ठीक है। तो वो सारे के सारे एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी उन्हीं में हो जाती है। ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से कैश कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ठीक है। तो हमें दोबारा से उनकी एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जिस टाइम हम ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेंगे तो डेटर से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं, कुछ एंट्रीज का को हम एंट्री नहीं करेंगे। कौन कौन सी रहेंगी? जैसे क्रेडिट सेल है, या गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, या डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, और डिस्काउंट अलाउड अलाउंस अलाउड टू डेटर्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट एंट्री हम एक अलग से डेटर अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसके अंदर हम ये सारी एंट्रीज करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाना है और क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है। ठीक है। दिख रहा है ना ये अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? जब हम डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, और जब हम डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे तो डेटर से रिलेटेड जितनी भी हमारी एंट्रीज होंगी, चाहे वो कैश सेल की है, गुड्स रिटर्न की है, चाहे वो हमारे
बैड डेट्स है या डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स है या अलाउंस अलाउड वगैरह है, तो ये सारे के सारे हम कहाँ करेंगे, डेटर्स अकाउंट के अंदर एंट्री कर देंगे। क्लियर, समझ आया बेटा? हाँ जी। तो अब उसके बाद क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिएगा हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है या क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है, हमें कैश रिसीव्ड नहीं दे रखा है या कोई आइटम मिसिंग भी हो सकता है। तो हमारे पास तीन आइटम में से कोई एक मिसिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ब्रांच अकाउंट में तीन आइटम्स दिखाने हैं। कौन कौन से? ओपनिंग बैलेंस दिखाना है डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है या कैश रिसीव्ड। जिस टाइम हम डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, इन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है, ठीक है, मान लीजिएगा हमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, कैश रिसीव्ड नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, डेटर अकाउंट मेंटेन करेंगे और वहां पर फिर हम जो कैश मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। या फिर ऐसा हो सकता है ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्लोज और कैश अमाउंट दे रखी होगी और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात बेटा? तो देखो, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिखा देंगे। फिर डेट, एक बात का ध्यान रखना है बेटा जी, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, हेलो, हाँ जी, डेबिट होता है। तो जब हम उधार सेल करेंगे तो हम, तो इससे हमारे डेटर्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे? उधार सेल करेंगे तो डेटर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। तो जब डेटर बढ़ेंगे तो हम उनको कहाँ दिखाएंगे, उधार सेल को हम कहाँ दिखाएंगे, डेटर्स के डेबिट साइड में, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस डेबिट है, उधार सेल करेंगे तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट जो सेल होगी उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, जैसे दिखा रखा है यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद अगर डेटर्स कम होंगे, डेटर्स कम कैसे होंगे, या तो हमने जिसको उधार माल बेच रखा है वो हमें पैसे दे दे, ठीक है, इट मीन अमाउंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर हमारे डेटर्स में से कुछ पैसे डूब जाते हैं, इट मीन बैड डेट्स हो जाता है, तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। अगर डेटर्स को डिस्काउंट दिया है, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि कम हो रहे हैं, अलाउंस दिया है तो क्रेडिट साइड में, अगर कुछ माल वापस आ जाता है तो क्रेडिट साइड में, और उसके बाद डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। आ गया समझ में? हाँ जी, वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा, और उसके बाद क्या हो सकता है कि गुड्स इन ट्रांजिट, ये बार बार लेफ्ट कौन कर रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को भेजा गया माल खाते बंद करने की तिथि तक शाखा के पास नहीं पहुंच पाता। इट मीन्स ब्रांच मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को अगर माल भेजा है, ठीक है, तो जिस टाइम पे हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं उस डेट तक ब्रांच के पास वो माल नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो वो क्या बोला जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा है, ठीक है, तो हेड ऑफिस को पैसा भेजेगा बट हेड ऑफिस जिस डेट पे अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उस डेट तक पैसा नहीं पहुंचता उनके पास, तो वो जो पैसा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कैश इन ट्रांजिट बोलेंगे। ठीक है, समझ आई बात? जी। तो कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को भेजा गया माल खाते बंद करने की तिथि तक शाखा के पास नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे माल को गुड्स इन ट्रांजिट कहेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्यों? क्योंकि ब्रांच के पास अभी तक नहीं पहुंचा है, तो इसलिए हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि हमें देखो दे रखा है, विद्यार्थियों द्वारा यह बात विशेष रूप से देखनी चाहिए कि यदि प्रश्न में मुख्य कार्यालय से भेजे गए माल के स्थान पर प्राप्त हुआ माल मीन्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दिया हुआ है और गुड्स इन ट्रांजिट भी दिया हुआ है, तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी,
तो हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में तो टोटल लिखेंगे कि टोटल अमाउंट कितना गुड्स हमें रिसीव्ड हुआ है। 40 तो रिसीव्ड हो चुका है, 10 हमारा ट्रांजिट में है, इट मीन्स रास्ते में है, तो टोटल जो दिखाएंगे वो तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो अभी रास्ते में है, जो अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। आई बात समझ में? हेलो, हाँ जी बेटा, साथ साथ में रिप्लाई दे दिया करो ना। आ गया समझ में ये पॉइंट? कि जी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दे रखा हो और गुड्स इन ट्रांजिट भी हो, तो टोटल अमाउंट हमने देखना है कि कितना रिसीव्ड हो चुका है और कितना अभी रिसीव्ड होना बाकी है, तो दोनों टोटल कर देंगे और डेबिट साइड में, ठीक है। और जो अभी रहता है गुड्स इन ट्रांजिट, उसको अलग से हम क्रेडिट साइड में भी दिखाएंगे, क्योंकि वो अभी एक्चुअल में हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन डेटर्स एट द एंड आर मिसिंग, क्या कहता है कि उषा गारमेंट हैज अ ब्रांच एट पुणे, all cash received by the branch is daily remitted to the head office and all expenses are paid by the head office। क्या कहता है, उषा गारमेंट की ब्रांच है पूना में, जितना भी अमाउंट रिसीव्ड होता है वो डेली हेड ऑफिस में जमा करा दिया जाता है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हेड ऑफिस को के द्वारा पेमेंट कर दिए जाते हैं। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च 2015। तो देखिए कहता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास स्टॉक एज एट ऑन 1 अप्रैल 2014, डेटर्स भी हैं हमारे पास ओपनिंग, तो कहाँ जाएंगे, साथ साथ में बताते जाएंगे। स्टॉक ओपनिंग कहाँ जाएगा, स्पीकर ऑन करें। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, जी ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, डेटर्स ओपनिंग ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में भी, प्लस हम एक अलग से डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिर गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम बाय ब्रांच कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि हेड ऑफिस से ब्रांच को रिसीव्ड हुआ है, तो ब्रांच को रिसीव्ड हुआ है तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड में, ठीक है। कैश सेल हुई है, कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट सेल में, क्रेडिट साइड में, प्लस क्रेडिट सेल है, डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। एक बार वहां पे भी दिखा देंगे। दूसरा देखो, हम यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो हमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल हम यहाँ पे ना दिखा करके हम क्रेडिट सेल को कहाँ दिखाएंगे, डेटर्स अकाउंट में दिखाएंगे। टू डेटर्स ना टू सेल्स 1,80,000 क्रेडिट सेल, ठीक है, 1,08,000 सॉरी। समझ आया बेटा? हाँ जी, बैड डेट्स कहाँ दिखाएंगे, के क्रेडिट साइड में, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, गुड, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हाँ बिल्कुल, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। चेक सेंड टू ब्रांच फॉर, ब्रांच को भेजा किसके लिए, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस के लिए, साइड में, वेरी गुड। और स्टॉक एट द एंड, वेरी गुड। गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 ब्रांच के क्रेडिट साइड में है। देखो, अब गुड्स इन ट्रांजिट भी है, और हमारे पास ऊपर इन्होंने दे रखा है कि गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, और 1,60,000 भी है, तो हम क्या करेंगे, 1,60,000 प्लस 5,000 दोनों कहाँ दिखा देंगे हम, यहाँ डेबिट साइड में 1,65,000 रुपये दिखाएंगे। टू गुड्स एंड टू ब्रांच 1,65,000, आई बात समझ में। प्लस गुड्स इन ट्रांजिट है जो अलग से, वो हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। जैसे इसमें जो ये मैंने आपके पास पीडीएफ भेज रखी है, इसमें टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नए पॉइंट है, तो इन पे जो भी नया पॉइंट आता जाए ऐसे ही टिक मार्क लगाते जाओ, ताकि फाइनल एग्जाम टाइम पे हमें रिवीजन करते टाइम दिक्कत ना हो, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? हाँ जी। तो देखो, अब हमने क्या मेंटेन किया, ऊपर मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट सेल लिख दी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दे रखा था हमें क्वेश्चन में, कितने रिसीव्ड हुआ था डेटर से, हमें 92,000,
ठीक है। बैड डेट्स हो गए, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा था डेटर्स का, तो इससे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आ गया 17,900 रुपये। ठीक है, तो इनको हम कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस इसमें ब्रांच अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस में, डेटर 17,900 रुपये। समझ आ गया? हेलो, सिर्फ काजल को ही समझ में आया, किसी और को नहीं आया? फिर रिप्लाई नहीं करते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलें। कहता है आश्रित शाखाएं जिन्हें मुख्य कार्यालय से इनवॉइस वैल्यू या बिक्री मूल्य पर माल भेजा जाता है। कहने का क्या है कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेज होती हैं, जिन्हें हेड ऑफिस है, वो इनवॉइस वैल्यू पे या फिर सेल वैल्यू पर माल भेजता है। ठीक है, तो इनवॉइस वैल्यू मैंने आप लोगों को जब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट किया था उस टाइम पे बताया था शायद कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जिसमें जो कंसाइनर है कॉस्ट में अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके कंसाइनी को भेजता था। ठीक है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पर हेड ऑफिस है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, माल के कॉस्ट प्राइस में कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके ब्रांच को भेज देता है। ठीक है, वो इसलिए करता है क्योंकि ब्रांच है, देखो कई बार शाखा को लागत में कुछ प्रतिशत जोड़कर माल भेजा जाता है। जैसे 10,000 रुपये का गुड कॉस्ट प्राइस था, उसमें 20% जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 में 20% 2,000 और जोड़ दिया, तो ब्रांच के पास जो 10,000 रुपये का माल था वो कितने में भेजा, 12,000 रुपये में भेजा। तो इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, जब कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके हम आगे भेज देते हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है कि हम तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा हम ये देखते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर है उसको हम ये ऑर्डर दे देते हैं कि जिस प्राइस पे हमने आपको माल भेजा है, आपको इस प्राइस पर ही या फिर इससे ज्यादा मूल्य पे अपने गुड्स को बेचना है। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि क्योंकि अब ब्रांच मैनेजर को तो ये नहीं पता ना कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या था, उसको तो यही प्राइस पता है जो जिस प्राइस पे उसको रिसीव्ड हुआ है। समझ आई बात? तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वो माल को इनवॉइस प्राइस पर भेजेगा या बेचेगा या फिर उससे ज्यादा पे बेचेगा। तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट बेनिफिट किसका होगा, हेड ऑफिस का होगा। समझ आई बात है? ठीक है, और इससे शाखा के पास जो स्टॉक, और फिर से क्या होगा, शाखा के पास जो स्टॉक अथवा रोकड़ है उस पर मूल्य, एक मिनट होल्ड रखना बेटा, कहाँ जा रहे हो, आगे बिठा लो फिर इसमें, आगे सेल ले आइयो, सेल इसकी कार के आगे बिठा लो इसको रोक के। हेलो, हाँ जी, उसके बाद क्या होगा, इससे ब्रांच के पास जो स्टॉक अथवा कैश है उस पर मुख्य कार्यालय का पूरा नियंत्रण बना रहेगा। इट मीन्स जो हेड ऑफिस है वो कंट्रोल रखेगा कि जो भी उसके पास स्टॉक है ब्रांच के पास बचा हुआ है या फिर कैश है, उस पर हेड ऑफिस अपना पूरा कंट्रोल कर सकता है। थर्ड क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हेड ऑफिस जिस माल पर माल को भेजता है, ठीक है, उसकी लागत को वो गुप्त रखेगा, छुपा करके रखेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ब्रांच मैनेजर होता है या फिर उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये का माल 12,000 में बेच रखा है, तो ब्रांच के लिए तो 12,000 ही उसकी कॉस्ट है एक तरह से। तो इससे क्या हुआ कि हेड ऑफिस को इनडायरेक्टली 2,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर अपना वो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस देगा, या फिर इससे क्या होगा कि हेड ऑफिस अपने जो प्रॉफिट है उसको छुपा करके रखेगा, गुप्त रखेगा, जिससे ब्रांच मैनेजर या फिर उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो ब्रांच के एक्चुअल प्रॉफिट के को नहीं जान पाएंगे, और इससे वो ज्यादा बोनस या फिर सैलरी की डिमांड नहीं करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया बेटा?
हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बढ़े हुए मूल्य पर भेजा जाता है, मतलब जब गुड्स हैं बढ़े हुए मूल्य पर भेजेंगे तो हमारे पास कॉस्ट और इनवॉइस इन दोनों की हमारे इस तो इनसे रिलेटेड कुछ एंट्री हमारी और होंगी। तो प्रश्न में दी गई निम्नलिखित मदे कॉस्ट प्राइस पर न होकर इनवॉइस प्राइस पर होंगी, तो वो कौन से आइटम्स होंगे? जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक पहले तो हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही माल आता था और कॉस्ट प्राइस पर ही हम बेच देते थे। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास जो माल है वो इनवॉइस प्राइस पे आता है, इसका मतलब बढ़ी हुई मूल्य वैल्यू पर आता है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो किस प्राइस पर होगा? इनवॉइस प्राइस पर होगा। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने गुड्स सप्लाई किया, वो किस प्राइस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा। अगर ब्रांच वापस करेगी, क्योंकि ब्रांच के लिए तो सब कुछ वो इनवॉइस प्राइस ही कॉस्ट प्राइस है, तो इसलिए जिस प्राइस पर उसके वो रिसीव्ड होंगे उसी प्राइस पर वो वापस करेगा। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ठीक है। थर्ड क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। मतलब ये सारी चीजें होंगी वो किस में होंगी? इनवॉइस प्राइस पर होंगी। ठीक है। अब आपने देखना है, क्योंकि ये अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है? ये अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है ब्रांच, हेड ऑफिस, सॉरी, ब्रांच का जो अकाउंट है ये कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ये देखेगा कि किस ब्रांच से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। मान लीजिएगा हेड ऑफिस हमारे जींद ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस देखना चाहता है। ठीक है। तो अब ये यूं देखेगा कि जींद ब्रांच को मैंने किस इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा था, एक्चुअल में वो कॉस्ट प्राइस कितना था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसका क्या होगा? हेड ऑफिस का प्रॉफिट होगा। तो इसलिए जिस जिस वैल्यू में को उसने इनवॉइस प्राइस पर एंट्री कर रखी है ब्रांच अकाउंट में, उन सभी का जितना भी प्रॉफिट्स वगैरह होगा उसको उसके अपोजिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ दिखाते हैं? हेलो, ओपनिंग स्टॉक बेटा हम कहाँ दिखाते हैं? कहाँ गए बच्चे सारे? साइड में दिखाते हैं। और गुड सप्लाई टू ब्रांच कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। ठीक है। तो इन दोनों में जो प्रॉफिट इंक्लूड होगा हेड ऑफिस का, तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट उसमें से निकालना है, निकाल लेंगे तो ऑब्वियस है माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो कौन सी साइड में जाएगा? हेलो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा। ठीक है। अब इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो अब हेड ऑफिस है, पर्टिकुलर ब्रांच में अपना प्रॉफिट देखना चाहेगा कि उसका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है। अब जो ये स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच है, या गुड्स रिटर्न किया जाएगा, या क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारे सारे हमारे किस पे हैं? इनवॉइस वैल्यू पे हैं। अब इनमें से वो ये देखना चाहता है कि एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कितना है। तो मान लो ओपनिंग स्टॉक उसने 50,000 रुपए का बेचा, जबकि वो माल था 10,000 रुपए का, तो डिफरेंस कितना हुआ? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिएगा उसने माल भेजा 50,000 रुपए का। ठीक है। जबकि कॉस्ट प्राइस था 40,000, तो डिफरेंस कितना हुआ? 10,000। हजार वो हेड ऑफिस का प्रॉफिट है ना, तो वो अपने प्रॉफिट को निकालेगा। निकालेगा तो कौन सी साइड में एंट्री करेगा? अपोजिट साइड में। हाँ, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो इसका वेरी गुड। ऐसे गुड सप्लाई टू ब्रांच है, इसमें से निकालेगा तो उसको भी कहाँ दिखाएगा? क्रेडिट साइड में। अब गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच है, अब ब्रांच ने माल वापस किया है, तो कहाँ दिखाएगा? जी, उसका उसमें से जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसको डेबिट साइड में। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में जितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसको भी कहाँ दिखा देगा? डेबिट साइड में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो ब्रांच का सही प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए इन आइटम में सम्मिलित लाभ को घटाने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। और जिससे कि ये मदें क्या रहेंगी? कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है उनमें से प्रॉफिट निकल जाएगा तो वो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी ना। ठीक है।
जाना बंद है ये, ठीक है। तो क्या होगा, तो ओपनिंग स्टॉक का, जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी रिवर्स एंट्री करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्टॉक में बढ़ी हुई कीमत के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, इसका मतलब ब्रांच के क्रेडिट साइड में गया ना, ठीक है, स्टॉक रिजर्व लिख देंगे। फिर उसके बाद जो माल बढ़ी, जो मुख्य हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो माल भेजा है उसमें बढ़ी हुई कीमत निकालनी है, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे ब्रांच के, तो गुड सप्लाई टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। ऐसे ही शाखा द्वारा लौटाए गए माल को भेजे गए माल में से घटा देंगे, जितना माल भेजा है, जितना माल उसने वापस कर दिया है उसमें से उसकी एंट्री घटा देंगे। और फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी वही, कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी। उसके बाद क्या है कि बढ़ी हुई कीमत, अब हमने देखना है कि हमने उसको कैसे कैलकुलेट करना है। कई बार वो ना परसेंटेज में दे देता है हमें, ठीक है, परसेंटेज में देने के लिए क्या होगा कि परसेंटेज में दे दिया तो हमने उसको कॉस्ट प्राइस पे निकालने के लिए एंट्री क्या होगी, यदि मुख्य कार्यालय लागत पर लाभ जोड़ता है तो, ठीक है, अगर वो कॉस्ट प्राइस पर जोड़ता है तो, कॉपी पेन होगी आप लोगों के पास, मैंने आप लोगों को बताई थी कि तीन बातें होती हैं हमारे पास, एक होता है कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, है ना, आप लोगों के पास कॉपी पेन है ना, लिखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, तो दोनों को कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, सेल वैल्यू, ठीक है, तीन बातें होंगी, प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस में मान लीजिएगा 100 रुपए की चीज है, उसमें 20 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो वो हमने कितने में बेची, 120 रुपए में बेची, तो सेल वैल्यू 120 रुपए होगी, ठीक है। अगर मान लीजिएगा हमारे पास सेल है, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर हमारे पास हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना है और इनवॉइस प्राइस दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, मतलब कहने का क्या है, 120 रुपए की मान लीजिएगा इनवॉइस प्राइस हमारे पास 50 था, तो हमने ये देखना है कि उसका कितना, ठीक है, तो इनवॉइस 120 रुपए की चीज है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, 20 रुपए, ठीक है, एक है तो कितना होगा 20/120, और 50,000 है तो कितना होगा, गुना में 50,000, समझ आई बात। हाँ जी। नेक्स्ट है, अगर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा हो, ऑन सेलिंग और इनवॉइस प्राइस, तो उस केस में क्या रहेगा कि सेलिंग प्राइस पे मान लो इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है कि यदि मुख्य कार्यालय बीजक मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत जोड़ता है, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, यदि प्रधान कार्यालय ने बीजक मूल्य या विक्रय मूल्य पर 25% लाभ दिया है, गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। एक बात का ध्यान रखना बेटा, कि जिस पे भी यूं क्या रखा होगा ना, जैसे सेल पे 25% प्रॉफिट है, तो हम ये देखेंगे सेल कितनी है, मान लीजिएगा हमारे पास सेल कितनी है, 100 रुपए, हमेशा ध्यान रखना है, जिसके ऊपर भी कहेगा उसी को हम 100 मानेंगे, सेल कितनी है 100 रुपए, तो प्रॉफिट कितना होगा उसके ऊपर, 100 रुपए प्रॉफिट, सेल है 100 रुपए, प्रॉफिट हो गया कितना 25, तो सेल में से प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट वैल्यू आएगी, हाँ जी, हेलो, समझ आया, क्या कहा उन्होंने कि हमारे पास तीन बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, सेल है, कॉस्ट है और प्रॉफिट है, ठीक है। तो तीनों में से अगर हमारे पास दो चीजें हों तो हम तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। स्पीकर बंद करो बेटा अपना। हेलो। तो तीन बातें हैं ना हमारे पास, कौन कौन सी हैं,
कॉस्ट है और सेल है और प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कॉस्ट कितनी है। देखो ध्यान देंगे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लिख लो इस चीज को, इज इक्वल टू सेल। ठीक है, अब हम सेल दे रखी है हमें, प्रॉफिट को अगर मुंह धर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट। ठीक है, अब इन्होंने हमें कहा है कि सेल पे 25%, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट सेल। ठीक है, क्या लिखेंगे, मान लीजिएगा सेल वैल्यू 100 रुपये है, उस पे प्रॉफिट कितना है 25, तो कॉस्ट कितनी निकल के आएगी 75। समझ आई बात, हेलो। ठीक है, तो जब भी इनवॉइस प्राइस पे या सेल वैल्यू पे कहेगा, तो हमने क्या देखना है कि अगर सेल वैल्यू 100 रुपये है तो कॉस्ट कितनी है। ठीक है, या फिर हमने प्रॉफिट निकालना है मेनली, तो सेल अगर 100 रुपये है, ऐसे लिखेंगे सेल 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25 रुपये, एक है तो कितना होगा 25/100। अगर इनवॉइस प्राइस कितना है तो गुना में इनवॉइस प्राइस। ठीक है, हाँ जी, अब फटाफट एक क्वेश्चन चेक कर लो क्योंकि आपका अगली क्लास का भी टाइम हो गया है। कहता है मल्होत्रा लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट अजमेर टू विच ऑल गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्लस 20%। क्या कहा इन्होंने, अजमेर ब्रांच को माल भेजा है जो कि इनवॉइस प्राइस पे है, कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड करना है। ठीक है, ब्रांच कीप्स इट्स ओन सेल्स लेजर एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसीव डेली टू द हेड ऑफिस, ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, सेम है सब कुछ। स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ऑन 31 मार्च, गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। ऊपर क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है हमें कि इनवॉइस पे भेजा है, लिख दिया इन्होंने कॉस्ट पे 20% ऐड करना है। ठीक है, तो मानेंगे कि कॉस्ट कितनी है तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दे रखा है, टोटल सेल है, कैश सेल है, टोटल सेल 5,20,000 है, उसमें से कैश सेल कितनी है 2,25,000 रुपए, तो डिफरेंस क्या आएगा क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कहाँ जाएगी डेटर्स अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओपनिंग डेटर है हमारे पास, क्लोजिंग डेटर है, डिस्काउंट टू डेटर है, ये सारे उसमें जाएंगे। रेंट एंड टैक्सेस ब्रांच के डेबिट में, सेल डेबिट में, सॉरी सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट दे रखा है, और कंप्यूटर परचेज बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, ये हमारा डेबिट साइड में हो जाएगा। डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अजमेर अब उसका ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, करके देखना बेटा इस क्वेश्चन को, अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं कराऊंगी। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है।